हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग को देखना है वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब आज ये देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। मतलब या तो वो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को वो घटा रहे होंगे, उनकी रेट या उनकी स्पीड को, या तो क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो जो पहला फैक्टर निकल के आता है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, पहले फैक्टर का नाम है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या कहता है, आइए इसको जानते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है या घट रही है। तो अगर हम बात करें कि रेट ऑफ रिएक्टेंट कहने का मतलब क्या है, तो मान लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इक्वल टू, अगर फिजिकल स्टेट की बात करें रिएक्टेंट के, मतलब किस फिजिकल स्टेट में आप ले रहे हैं, या तो रिएक्टेंट गैस हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो मान लीजिए एक जगह गैस है, एक जगह लिक्विड है, और एक जगह क्या है, आपका सॉलिड है। अब यहां पे देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन गैस में ज्यादा होगा कि लिक्विड में ज्यादा होगा कि सॉलिड में ज्यादा होगा। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जो गैस होता है उसको गैस इसलिए बोलते हैं कि उसमें जो सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे क्या होता है, कम होता है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, उनकी बॉन्डिंग बहुत ही वीक होती है। अच्छा, बहुत ही वीक अगर बॉन्डिंग है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो एक गैस का मॉलिक्यूल कभी एक जगह टिकेगा ही नहीं। वो हमेशा क्या करेगा, घूमता रहेगा इस कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से दूसरे, मॉल से इस स्टोर से सिनेमा हॉल, मतलब हर जगह गैस का मॉलिक्यूल घूमता रहेगा। अच्छा, गैस का मॉलिक्यूल अगर घूम रहा है आवारों की तरह, तो वो कई लोगों से जाकर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। मतलब जितने ज्यादा लोगों से जाकर गैस का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को भी वो क्या करेगा, बढ़ाएगा। जितना तेजी से रिएक्ट करेगा उतना तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा ज्यादा होता है, और सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। एक और इसको सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कभी अपनी फैमिली के साथ शादी में गए, ठीक है, मान लीजिए आप अपने पापा और मम्मी के साथ शादी में गए, और जैसे ही मैरिज हॉल में घुसे आप कोई सीट लिए और जाके बैठ गए। अब अपने पापा से कहे, पापा जा रहे हैं टिक्की फुल्की खाने, पापा कहे नहीं बैठ जाओ। फिर कहे, अच्छा पापा जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीने, पापा कहे नहीं बैठ जाओ। फिर आप कहे, अच्छा पापा जा रहे हैं जरा दुल्हन को देख लें, और भी गेस्ट जो उनको देख लें, पापा कहे नहीं बैठ जाओ। मतलब जो आप और आपके पापा के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा है, वो एक दूसरे को दूर जाने ही नहीं दे रहा है। अच्छा, आप अगर उसी सीट पे बैठे रह गए, कहीं गए ही नहीं, तो घुले मिले नहीं, किसी के साथ रिएक्ट किए ही नहीं, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या है, बहुत कम है। लेकिन अगर वही आपके और आपके पापा के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, या मम्मी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जैसे ही आप मैरिज हॉल में घुसे, मम्मी अपने मेजॉरिटी में चली गई, पापा अपने मेजॉरिटी में चले गए, आप अपने मेजॉरिटी में चले गए, सब लोग अपने अपने जगह क्या किए, रिएक्ट किए। जितने ज्यादा लोगों के साथ रिएक्ट करेंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो जो भी चीज जितना ज्यादा घूमेगी, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, खूब ज्यादा घूम रही है, एकदम इधर उधर हर जगह घूम रही है, तो जितना घूमेगी उसके पास उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, ज्यादा होगा। जितने लोगों से ज्यादा रिएक्ट करेगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो गैस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ज्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा सा कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन गैस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में उससे कम। एक चीज और यहाँ पे एक चीज देखने को आती है, अगर हम बात करें, ये भी नेचर ऑफ रिएक्टेंट में ही आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, अगर हम कैसी गैस या कैसा सॉलिड ले रहे हैं, अगर हम बात करें होमोजीनियस, और एक और नाम आप सुने होंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस का मतलब है कि एक जैसे मॉलिक्यूल्स, और हेट्रोजीनियस का मतलब ये कि अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम बात करें कि होमोजीनियस मिक्सचर मतलब गैस आपस में मिल रही हैं, तो ज्यादा अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा कि गैस लिक्विड के साथ मिल रही है या गैस सॉलिड के साथ मिल रही है। मतलब जो मिक्सचर बन रहा है रिएक्टेंट्स का वो होमोजीनियस हो तब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, कि हेट्रोजीनियस हो तब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो इसको एक और सिंपल एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपका एडमिशन अगर किसी नए स्कूल में हुआ और आप उस स्कूल में गए, और जैसे आप क्लास में इंटर किए तो देखिए सिर्फ और सिर्फ लड़कियां बैठी हैं। आप अगर लड़के हो
और सिर्फ सिर्फ देखेंगे क्लास में सिर्फ और सिर्फ कौन बैठा है, लड़कियां बैठी हैं, तो आप देखेंगे अरे किससे बात करें, चुपचाप जाके किसी कोने में क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो जब सिर्फ क्लास में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां थी और आप एक लड़के थे घुसे, तो आप किसी से बातचीत थोड़ा हेजिटेशन हुआ कि नहीं बात करेंगे, अभी कुछ दिन बाद बात करेंगे, थोड़ा माहौल और बना लेंगे, आप चुपचाप जाके बैठ गए। तो वहां पे जो आपका घुलन मिलन हुआ वो क्या हुआ, एकदम कम हुआ, मतलब किसी से घुले मिले ही नहीं, किसी से रिएक्ट ही नहीं किए, तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन अगर आप क्लास में घुसते और सिर्फ लड़के रहते, तो आप जाते कहते हाय हेलो मैं यहाँ से आया हूँ, वहां से पढ़ के आया हूँ, मतलब वहां पे थोड़ी बहुत जो भी बात होती। तो अगर होमोजीनियस मिक्सचर था, आप जैसे ही लोग भी क्लास में थे, तो क्या होता, रिएक्शन ज्यादा तेजी से होता। लेकिन आपके अपोजिट पार्टी वाले लोग अगर बैठे हैं तो रिएक्शन वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो होमोजीनियस अगर मिक्सचर है, होमोजीनियस रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्टेंट अगर एक जैसे हैं तो ज्यादा तेजी से वहां पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। और अगर रिएक्टेंट जो है अलग अलग है, मतलब लिक्विड और सॉलिड को मिलाया जा रहा है, तो थोड़ा सा रिएक्शन तो होगा बट थोड़ा टाइम लेगा या रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा कम होगा। लेकिन गैस को एक बार मिलाया जा रहा है, पानी को एक बार मिलाया जा रहा है, सॉलिड को मिलाया जा रहा है, तो अगर होमोजीनियस रिएक्टेंट से एक जैसे रिएक्टेंट है तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और हेटेरोजीनियस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल था, अब एग्जांपल से समझ लिए होंगे कि अगर गैस है तो गैस का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जितना ज्यादा घूमेंगे, जितना ज्यादा नाचेंगे, उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अगर कोई लड़का या लड़की है दिन भर चौराहे पे बैठ रहा है, तो उसका मिलना जुलना एक दूसरे से क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा लोग से रिएक्ट कर रहा है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ज्यादा है। लेकिन कोई लड़का अगर चुपचाप घर में बैठ के पढ़ रहा है, तो उसका लोगों से मिलना जुलना कम है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। होमोजीनियस का मतलब अगर एक जैसे लोग मिल गए, मतलब अगर कोई आवारा लड़का है और वो आवारा लड़के के साथ मिल गया, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, दिन भर सब घूमेंगे, 24 घंटा 48 घंटा घूमेंगे। लेकिन उसी में से एक पढ़ने वाला हो और एक आवारा हो, तो थोड़ा सा जो आवारा वाला वो भी थोड़ा बहुत पढ़ने लगेगा और जो पढ़ने वाला थोड़ा सा आवारा वाला हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों एक जैसे हैं तो खूब ज्यादा क्या होगा, घूमना फिरना होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर अगर रहेगा तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, हेटेरोजीनियस होगा तो कम होगा। तो पहला फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में था नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आपको नेचर ऑफ रिएक्टेंट समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर दूसरा इफेक्ट देखते हैं, दूसरा कौन सा फैक्टर इसको इफेक्ट करता है। तो जो दूसरा फैक्टर है हमारा वो है कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन, CONCENTRATION, कंसंट्रेशन। तो अब ये जो देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। अब ऐसा कैसे हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, इसका मतलब कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा होगा, या कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। अब इसको समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th में, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। जब 12th का स्टार्टिंग होता है तो आपका जो मतलब पढ़ने का जो क्राइटेरिया होता है थोड़ा सा धीरे होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि अभी तो थोड़ा सा ही पढ़ाया गया है, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो क्योंकि वहां पे जो सिलेबस का कंसंट्रेशन होता है, जितना पढ़ा दिया गया है, वो कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। क्योंकि अभी 1 ही 2 चैप्टर पढ़ाया गया है, अभी तो आधा ही चैप्टर पढ़ाया गया है, बाद में पढ़ लेंगे। क्योंकि सिलेबस का कंसंट्रेशन कम, तो आपका जो पढ़ने का रेट भी होता है वो क्या होता है, कम होता है, कि अरे पढ़ लेंगे, खेल के आएंगे, पढ़ लेंगे, चलेगा, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे ही दिसंबर जनवरी आएगा और जब पूरा सिलेबस 12th का खत्म हो जाता है, तो अब जो सिलेबस का कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा। अब जब सिलेबस का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपको खुद ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो पढ़ने का रेट होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जल्दी नहीं पढ़ेंगे, एक एक दिन में 2-2 चैप्टर पढ़ जाएंगे, एक एक हफ्ते में पूरी बुक पढ़ जाएंगे, तो वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, आपके पढ़ने का जो रेट है वो बढ़ा किसकी वजह से है, क्योंकि जो सिलेबस का कंसंट्रेशन था वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। स्टार्टिंग में सिलेबस का कंसंट्रेशन कुछ नहीं था, कुछ नहीं पढ़ाया गया, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर 1 महीने गर्मी की छुट्टी तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे, आराम से खड़े हैं इसे। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर का सिलेबस बढ़ रहा है, 1 चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया, 3 चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर हो गया, वैसे वैसे आपका जो डर बढ़ा और डर की वजह से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन का था, मतलब पढ़ने की जो स्पीड थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ गई। मतलब कंसंट्रेशन सिलेबस का बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरा एग्जांपल, स्कूल कॉलेज में है तो मार लड़ाई वड़ाई तो होता रहता है,
ठीक है। तो एक बार आपका मान लीजिए किसी से लड़ाई हुआ और आप अकेले हैं, अपोजिट बंदा भी अकेले है, तो थोड़ा बहुत बातचीत होगा, अपशब्द होगा, हो सकता है एक दो चटकना वटकना लगे और वहीं पे वो खेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन अगर अगले दिन 100 बंदा आपके साइड से आया, 100 बंदा उधर से आया, तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था, मतलब आपकी टीम और दूसरी टीम की जो कंसंट्रेशन थी, पहले एक एक लोग थे, अब कितने हो गए, 100 हो गए। तो जब 100 लोग कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब उस दिन जो लड़ाई होगी वो गजब की तगड़ी होगी, सब चीज टूटने फूटने वाला है। मतलब जो पहले एक एक लोग थे तो थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई हुआ, खत्म हो गया। लेकिन अब 100 लोग आ गए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब किसी भी चीज का अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन था, तो दूसरा फैक्टर था कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का बढ़ रहा है तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। इतनी चीज क्लियर है। तो दूसरा टर्म्स हो गया। आइए देखते हैं अब तीसरा फैक्टर कौन सा है। तो जो तीसरा फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। क्या है तीसरा फैक्टर जो है वो है आपका सरफेस एरिया। मतलब अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या अफेक्ट करता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपका ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वो सरफेस एरिया। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया की। मतलब अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो याद तो हो गया। अब समझते हैं हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी पानी लिए, आप क्या लिए, एक बाल्टी पानी लिए और छत पे ले जाके रख दिए, और एक बाल्टी पानी लिए छत पे जाके रख दिए और उसको छोड़ दिए कि एवापोरेट होने के लिए। तो वो लगभग सुबह रखे होंगे, शाम या एक दो दिन में क्या हो जाएगा, पूरा बाल्टी एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी एक बाल्टी पानी को छत पे ले जाके ऐसे फेंक दीजिए, या छत पे छोड़िए किसी रूम में भी ले जाके एक बाल्टी पानी को उसे फेंक दीजिए, तो लगभग 2-3 घंटे में वो पूरा पानी क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। मतलब जब आपने एक बाल्टी लिया, ठीक है, तो उसका जो सरफेस था वो बस इतना ही था, क्योंकि जो एवापोरेशन होता है वो क्या होता है, सरफेस मॉलिक्यूल का होता है। तो इस सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल वाटर के आ रहे थे वो क्या हो जा रहे थे, एवापोरेट हो जा रहे थे। लेकिन अब इसी बाल्टी पानी को आपने क्या कर दिया, पूरे फ्लोर पे गिरा दिया, तो अब उसका जो सरफेस है वो क्या बढ़ गया, सरफेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे ही सरफेस इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या हो गया, ज्यादा होने लगा, क्योंकि एवापोरेशन ये सरफेस फिनोमिना, जितना सरफेस बड़ा होगा उतना तेज एवापोरेशन होगा। तो जब सरफेस एरिया बढ़ा किसी चीज का तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। पहले वाटर मॉलिक्यूल्स इतने उड़ रहे थे, 5 मॉलिक्यूल्स, अब 500 वाटर मॉलिक्यूल्स उड़े। अच्छा, यहाँ पे 5 उड़ रहे थे, यहाँ पे 500 वाटर मॉलिक्यूल्स उड़े। किसकी वजह से उड़े, ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ा, पहले 5 फिर 500 कैसे हुआ, क्योंकि सरफेस एरिया आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। जैसे बचपन में, आप तो बड़े हो गए, 12th में आ गए, लेकिन बचपन में जब कोई टेबलेट दिया जाता था खाने के लिए और जो लोग घोट नहीं पाते थे, तो एक उस बड़े वाले टेबलेट को वैसे चम्मच में पानी रख के छोड़ दीजिए, या उसको पीस दीजिए, या उसको तोड़ दीजिए। तो जब तोड़ेंगे तो उसका, या पीस देंगे तो उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो वो जल्दी से क्या होता है, घुल जाता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतना तेजी से रिएक्ट करेगा। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इतनी चीज क्लियर है। अब देखते हैं चौथा फैक्टर कौन सा है। तो जो चौथा फैक्टर है हमारा वो है टेम्परेचर। चौथा फैक्टर क्या है हमारा, टेम्परेचर है। अब देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जनरली होता यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इसको कैसे समझते हैं, किसी भी चीज का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एटम मॉलिक्यूल्स या आयन उड़ेंगे, ज्यादा तेज उस चीज में कोलिजन करेंगे। अगर लिक्विड है तो उस लिक्विड में ज्यादा कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो मतलब रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कोलिजन का मतलब ये है कि वो आपस में क्या कर रहे होंगे, दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे होंगे, और रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। जैसे मान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे कमरे में बैठे हुए हैं और आपको कोई गर्म लोहा छुआ दे कहीं पे,
तो आप छटक के क्या हो जाएंगे, भागेंगे इधर उधर, मतलब आपका जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ गई। पहले आप चुपचाप आराम से बैठे थे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, गर्म लोहा कहीं छुआया गया तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ गया, आप दौड़ने लगे, पूरे शहर भर दौड़ने लगे दौड़ने लगे दौड़ने लगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी वहां पे क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो कहीं भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। अब कोई मान लीजिए गैसी मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स के पास तो काइनेटिक एनर्जी वैसे भी ज्यादा होती है, हमेशा वो भागते रहते हैं इधर उधर उधर, और आप वहीं पे टेम्परेचर और इंक्रीज कर दें तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, अब वो और तेजी से घूम रहे हैं इधर उधर, कोलिजन कर रहे हैं। जितना ज्यादा कोलिजन करेंगे उतना ज्यादा वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, जितना ज्यादा रिएक्ट करेंगे मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कहीं भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर कहीं ठंडी पड़ रही है तो आप एक जगह रजाई में बैठे रहेंगे, हो जाता है 2-4 घंटा 5 घंटा रजाई में, बड़ा मजा आता है। लेकिन अब गर्मी है, अब पंखा नहीं चल रहा है तो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी अंदर से भगा रही है, आपको भगा रही है, कहाँ भागे अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करें। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। एक यहाँ पे पॉइंट ये भी है, जनरली देखा गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर में अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया तो जनरली वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का रेट ऑफ रिएक्शन था 2 मोलर पर लीटर, ठीक है, और कितने पे था, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 मोलर पर लीटर था। अब टेम्परेचर को क्या कर दिया गया, 10% राइज कर दिया गया, मतलब ये हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखा गया कि जो अब ये रेट ऑफ रिएक्शन था वो जनरली लगभग डबल हो जाता है, मतलब ये किसके पास हो जाएगा, 4 मोलर पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी बढ़ेगा, टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। और ये जनरली देखा गया, इस क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर का, तो इस पे भी थोड़ा फोकस करिएगा कि अगर 10% टेम्परेचर में इंक्रीज किया गया या बढ़ाया गया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जनरली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये 4 फैक्टर हो गए। ये देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है हमारा कैटलिस्ट, CATALYST। ठीक है, तो कैटलिस्ट बेसिकली वही होता है जो रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होता है, बट उस रिएक्शन की स्पीड या तो वो बढ़ा भी सकता है और या वो क्या कर सकता है, घटा सकता है। तो बेसिकली हम वो कैटलिस्ट यूज करते हैं जो किसी के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, इंक्रीज करे। तो बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कैटलिस्ट के होता है। अब इसको समझते हैं कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। हम लेते वो कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए, घटा भी सकता है। उस तरीके के कैटलिस्ट भी ले सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाए, बट हमारा काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, हमको प्रोडक्शन ज्यादा तेजी से करना है, तो हम वो कैटलिस्ट ले रहे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को करे, बढ़ाए। अब बढ़ाता घटाता कैसे, एक छोटे से एग्जांपल से देखिए। जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, किसी नए स्कूल में गया और वहां पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते कोई स्टूडेंट है हल्का फुल्का मजा ले लिया या कोई बातचीत कर लिया, हमको गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया तो उसको निकाले और उस क्लासरूम के बाहर ले आके गैलरी में पिटाई हो रही धीरे धीरे, क्यों बदमाशी कर रहे थे चटाक, क्यों ऐसा कर रहे थे चटाक, चटाक पढ़ रहा उसको। तब तक उधर से कोई दूसरे टीचर आए और वो हमसे पूछे कि अरे सर क्या हो गया, तो हम कहे कि अरे सर पढ़ा रहे थे और ये थोड़ा बहुत बातचीत किया तो गुस्सा आ गया, मार रहे हैं। तो उन टीचर ने कहा कि अरे सर ये बहुत बदतमीज लड़का है, स्कूल का सबसे आवारा लड़का है, इसको और मारिए। ठीक है, मतलब पहले जो मेरी स्पीड थी मारने की, चटाक चटाक आराम से चल रहा था, लेकिन जब वो दूसरा आदमी, वो कैटलिस्ट, वो टीचर आया, वो रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं हुआ, खुद नहीं उस लड़के को मारा, वो हमसे बोला कि हाँ लड़का बदतमीज है, लड़का ऐसे, हर टीचर हर क्लास में बदतमीजी करता है, इसको और मारिए। अब वो खुद तो नहीं कंज्यूम हो गया, लेकिन रिएक्शन रेट, उस केमिकल रिएक्शन की रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मेरा पहले चट चट पड़ा था, चट 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 पड़ने लगा, मतलब मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो कैटलिस्ट होता है खुद नहीं रिएक्शन में कंज्यूम हुआ, खुद नहीं उस लड़के पे हाथ उठाया, बट रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर दिया, बढ़ा दिया हमारे, और उसके में जो रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा था उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। घटा भी सकता है, मान लीजिए उस लड़के को हम ऐसे मार चटाक चटाक, ठीक है, ऐसे आराम से मार रहे थे, टीचर आया, कहा क्या हो सर, हम क्या सर, अरे सर
पढ़ा रहे थे, थोड़ा बातचीत किया तो मार रहे हैं। तो कहे अरे सर क्या मार रहे हैं, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट है, किसी और की गलती रही होगी, आप नहीं समझ पाए हैं। तो इतना सुने तो हमको लगा कि हाँ हो सकती है भाई कि मेरी ही गलती हो। हमने अब मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो और 0 हो गया। अच्छा ठीक है चलो अब आगे से ऐसा मत करना, ठीक है। तो वो फिर जो टीचर आया, जो कैटलिस्ट आया, वो केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हुआ, वो खुद नहीं बच्चे को मारा या छोड़ा या कुछ किया, वो हमसे बोला और वहां से मेरी रेट ऑफ रिएक्शन जो स्पीड थी वो क्या हो गई, मारने की और 0 हो गई कि ठीक है मेरा ही गलती हो सकता है। तो कैटलिस्ट खुद नहीं कंज्यूम होता है, बट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो मेनली केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन को मतलब उस तरीके का कैटलिस्ट लेते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, बढ़ाए, ठीक है। तो ये मेनली 5 फैक्टर थे, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो पांचों फैक्टर, पहला क्या था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो ये पांचों फैक्टर आपको याद होने चाहिए और आई होप कि सारे फैक्टर आपको अच्छे तरीके से, इजी तरीके से समझ में आए होंगे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को ये पांचों फैक्टर बढ़ाते या घटाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको सबको पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए, ऐश करते रहिए, तैयारी करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।